हेलो दोस्तों, तो आज की जो क्लास है वो अगेन 40 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो डिस्काउंट रिसीट फर्स्ट क्वेश्चन है। ये पीडीएफ मैंने पहले ही ग्रुप में शेयर कर दी है। अगर आप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जाके ग्रुप में एक लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ साथ में इसके नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम के। पहले भी शेयर हुआ है। और ये क्वेश्चन जो हैं वो अकाउंट्स के ज़्यादा पोर्शन शामिल कर रही है। बेसिकली आपके जो अकाउंटेंट का सिलेबस है उसमें जो सबसे बड़ा जो वो है ना पोर्शन, वो अकाउंट का ही है। ज़्यादातर क्वेश्चन अकाउंट के ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऑडिट से, कुछ क्वेश्चन इनकम टैक्स से, कुछ फाइनेंस से लिए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ नए क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। और अगर नए क्वेश्चन नहीं दिखते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। डिस्काउंट रिसीव क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर। कि जो डिस्काउंट रिसीव होते हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे कैश। ठीक है, जब हम कैश पे करते हैं तो वो हमारे द्वारा डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज यूजफुल यूज ऑफ फंड। तो कौन सा यूज ऑफ फंड हम बोलेंगे? तो जब भी हम कोई कैश में खर्च करते हैं, है ना, फंड बेसिकली टर्म जो यूज होता है कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होता है ना। तो ये वर्किंग कैपिटल का यूज ऑफ फंड जब हम बात करते हैं तो ये हमारा होगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन कैश। मतलब जब भी आप कैश को खर्च करेंगे तो आपका ये होगा डिक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन। देखिए, डेबिट नोट जो प्रिपेयर होता है वो जैसे कि किसी परचेज रिटर्न आप अगर कर रहे हैं, उस केस में क्रेडिट परचेस आपने करा हुआ था और उसको आप रिटर्न कर रहे हैं, उस केस में आप डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है। परचेज रिटर्न कहने का मतलब, जैसे कि आपने अगर बनाया होगा अकाउंट किसी का, जब आपने परचेस किया होगा तो क्या किया होगा? परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा। तो परचेज का अकाउंट डेबिट किया होगा आपने। और परचेज के अकाउंट डेबिट करने के बाद आपने सेलर का अकाउंट जो रहा होगा, जिसने भी आपने जैसे कि मान के चलो ए से खरीदा, तो ए का अकाउंट आपने क्रेडिट किया रहा होगा। तो जब आप उसको रिवर्स करेंगे, जब आप रिटर्न करेंगे तो इसको रिवर्स करेंगे तो ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद याद कर सकते हैं। ए ऊपर आ जाएगा और जो परचेज आपका है वो परचेज आपका नीचे आ जाएगा। तो ये जो ए का अकाउंट ऊपर आ गया है ना, तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, ये डेबिट हो गया। इसको ही हम डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई डेबिट नोट इशू करते हैं। सेम केस सेल्स में भी होता है। सेल्स के केस में ये जो पार्टी है उसको हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर परचेज रिटर्न। ठीक है। 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्वेश्चन बोल रहा है विच इक्वेशन इज फॉलोड बाय अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर सोल प्रोप्राइटर। देखिए, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, कुछ नहीं है। सेम जैसे कि आप जानते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डेटर। डेटर क्या होता है? ठीक है, तो डेटर बेसिकली क्या होता है आप सबको पता ही है। आप अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है, डेटर इज अ डेट और लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू अनदर पर्सन और एंटिटी। यही इसका आंसर है। डेटर क्या होता है? जो एक्चुअली किसी से पैसा ले चुका है, पैसा लिया है और उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है उसको देने का। ठीक है, किसी से उसने पैसा लिया है और उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है और उसको पैसा वापस करना है, दैट इज डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट आर शोन इन। फिक्स एसेट आपने परचेस किया है, देखो परचेस बुक में आप क्या लिखते हैं? जो भी आपने क्रेडिट परचेस किया वो आप परचेस बुक में लिखते हैं। कैश बुक में आप क्या लिखते हैं? जो भी आपने कैश में परचेस किया वो आप लिखते हैं। या कैश में सेल किया या कैश मिला, कैश गया, तो आप कैश बुक्स में एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आपने फिक्स फिक्स एसेट परचेस करी, तो फिक्स एसेट अगर आप कैश में परचेस करते हैं तो कैश बुक में उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको क्रेडिट में परचेस किया है
या कोई भी ऐसा खर्च होता है, एक्सपेंस होता है जिसको आप क्रेडिट में करते हैं, है ना, तो वो सारा का सारा जनरल प्रॉपर में आता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आता, मतलब सब्सिडरी बुक्स या में उसके अंदर नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द ड्राइंग अकाउंट इज, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है? देखो ड्राइंग करने वाला कौन होता है? ड्राइंग करने वाला एक इंसान होता है। तो ड्राइंग करने वाला एक इंसान होता है तो उसका अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सन का अकाउंट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा एक सही नहीं है? अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली टू द मैनेजमेंट। देखो ये पहला ही स्टेटमेंट ऐसा आ गया जो कि गलत है। ठीक है। अकाउंटिंग तो सबके लिए यूजफुल होती है और इसको सभी फॉलो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 93, अ ट्रायल बैलेंस इज, एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट, जिसमें आखिरी में हम उसको बैलेंस को लिखते हैं सारे अकाउंट्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ठीक से आया नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। बेसिकली ये क्वेश्चन था सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, मतलब सिंगल एंट्री आप जो करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? तो ये आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है। ये आप ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे इसमें, क्योंकि ये कुछ हल्का सा कट गया ऊपर का। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है? इनकम्प्लीट सिस्टम, या इसी को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं अपन। जो क्वेश्चन नंबर 101 है वो है द अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड while making adjustment entry for interest on capital। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे पार्टनरशिप अकाउंट में, तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे? ठीक है। क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट कैसे करेंगे? जब आप बनाओगे तब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप ऊपर रखोगे डेबिट में, टू करोगे, और टू के इसमें आएगा, टू में आएगा आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट में शो करते हो। ठीक है। बिकॉज पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बेसिकली ये लाइबिलिटी अकाउंट होता है फर्म के लिए। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर इन दी ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा एक आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा? तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि पावर एंड फ्यूल ही इकलौता ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी जो सारे एक्सपेंस होते हैं सैलरी, रिपेयर या डिप्रिसिएशन, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं। ठीक है। जिसमें से डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक नॉमिनल एक्सपेंस है, ये नॉमिनल एक्सपेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनल अकाउंट्स एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज इंटर्ड इन। फाइनल स्टॉक में अगर फाइनल अकाउंट में अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है स्टॉक में, तो उसको उसकी एंट्री कहाँ होती है? क्या वो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती है, या फिर उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है? तो आंसर होगा इसकी एंट्री दोनों में ही होती है। देखिए अगर आपने कोई स्टॉक आपका जल गया होगा, या कोई स्टॉक आपका चोरी हो गया होगा, कुछ भी होगा होगा, तो परचेस से तो आप माइनस करते ही करते हैं कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है स्टॉक का, वो यहाँ से चोरी हुआ है या बेकार हो गया है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक से आप उसको वो कर लेते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि परचेस जैसे आपने माइनस किया तो उसका इम्पैक्ट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके बाद आपको उससे कुछ पैसा मिला होगा, कुछ क्लेम मिला होगा एबनॉर्मल लॉस का, तो उसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक डिटरमाइन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो दोनों में ही आएगा ऐसा लिखेंगे, और नॉर्मली इसका इम्पैक्ट दोनों में ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन इंडिया व्हाट गवर्न्स द प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम सबको पता है कि इंडिया में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो गवर्न करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज। रिबेट जब कोई होता है बिल डिस्काउंट का, तो वो बेसिकली क्या होता है? तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को हम बेसिकली कहाँ पे लिखते हैं, ये आपको समझना भी पड़ेगा।
क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं बेसिकली। तो ये एक इनकम होती है ना? इसको हम 2 तरीके से लिखते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। कई कई बार यही पूछा जाता है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को कौन से हेड में लिखते हैं? तो इसका हेड होता है करंट एसेट के हेड में इसको लिखते हैं। इसको कई बार अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी बोलते हैं, कई बार इसको डिस्काउंट रिसीव भी बोलते हैं, ठीक है? और कई बार इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड कभी कहा जाता है, ठीक है? तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है? लेकिन अक्रू नहीं हुआ है वो। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच, क्या होता है? लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जहाँ पे क्या होता है, रियल अकाउंट रखते हैं, पर्सनल अकाउंट को रखते हैं, या फिर नॉमिनल अकाउंट को रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ जहाँ पे सभी अकाउंट को रखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, विथ रेस्पेक्ट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा एक इनकरेक्ट है, ठीक है? तो ट्रायल बैलेंस के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो रिसीट पेमेंट एक्सपेंस क्या है? इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट्स। रिसीट और पेमेंट में आप खुद सोचिए, नॉमिनल वो चीजें होती हैं जहां पे कोई रिसीट नहीं होती, कोई पेमेंट नहीं होता। जैसे कि डेप्रिसिएशन मैंने कुछ देर पहले बताया कि वो एक नॉमिनल एक्सपेंस का, नॉमिनल अकाउंट का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे एक्सपेंस या ऐसे इनकम नहीं आते जो कि नॉमिनल होते हैं, ठीक है? बाकी तीनों करेक्ट होंगे क्योंकि ये इनकरेक्ट है। समरी ऑफ कैश बुक, हाँ, रिसीट एंड पेमेंट समरी ऑफ कैश बुक है क्योंकि सारे कैश ट्रांजेक्शन इसमें आते हैं, ठीक है? सेकंड है व्हाइल रिकॉर्डिंग द कैश इन बैंक ट्रांजेक्शन ऑल एंट्रीज वर मेड ऑन कैश बेसिस, हाँ सही है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जितना आपने रिसीव किया, जितना आपने पेमेंट किया, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही आते हैं। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश इन बैंक। तो हाँ, रिसीट एंड पेमेंट आपके बेसिकली एक तरह का कैश बुक ही रहता है ये, और ये कैश बेसिस पे ही बनता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपके कैश बेसिस पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जनरली फॉर द पीरियड ऑफ, सीधी सी बात है, सबको पता होगा, ये 1 ईयर के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच विथ मैच अप विथ, वी नीड टू रिकॉर्ड, क्या लिखा है, वी नीड टू ओपन अ टेम्पररी अकाउंट विच इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, नॉर्मली इसके मैच ना होने का कारण जो हमने कल पढ़ा था, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक है? अगर आपने पार्टली किसी एंट्री को नहीं किया है, मतलब पूरा अगर ओमिशन होगा, फुल ओमिशन होगा, तो पूरे पार्ट के ओमिशन में इस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? वो एरर अपन ट्रायल बैलेंस में फाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो एरर ऑफ पार्शियल अकाउंट की एंट्री होती है, उसमें ऐसा होता है कि आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उसको मैनेज कर सको, उसको इक्वल कर सको, उसको बैलेंस कर सको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटर विल अपीयर डेटर विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन। डेटर बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर कब होगा? तो इसका दिया हुआ है कि एक डेटर, 1 सेकेंड, है ना? ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसे है, डेटर्स है, मतलब ये अकाउंट की बात नहीं कर रहा है, डेटर की बात कर रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा वो है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी डेटर को अपीयर कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसका सीधा सा मतलब है उसका एरर ऑफ कास्टिंग हुआ रहा होगा। एरर ऑफ कास्टिंग बोलने का मतलब है कि आपने कोई ऐसी एरर करी है, ऐसा एरर करा होगा जहाँ पे आपको आपने टोटल गलत लगाया होगा, इसलिए डेटर का नाम आ गया। अदरवाइज डेटर का जो नाम है, यहाँ पे बोलने का मतलब वही है कि डेटर का नाम जो होता है, वो आपका अपीयर कभी नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एरर ऑफ एज पर दी format of balance sheet prescribed as per this schedule 3 of companies act 2013, capital work in progress is shown under the head of। तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वाला वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो आपका नॉन करंट एसेट के हेड में जाता है, ठीक है? और नॉन करंट एसेट के हेड के नीचे जो आपका फिक्स एसेट वाला कॉलम होता है, उसके अंदर ही आ जाता है, ठीक है? टेंजिबल एसेट के अंदर आता है, कोई बेसिकली कोई ऐसा चीज जो बन रहा है, वो टेंजिबल है तो टेंजिबल में आएगा, मतलब फिक्स एसेट में आएगा।
और अगर इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल एसेट में आएगा। बेसिकली यहाँ पे हेड दिया है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट लिखना चाहिए था, है ना? क्योंकि डिफाइन नहीं किया जा सकता कि जो बन रहा है वो एक टेंजिबल एसेट है या फिर इंटेंजिबल एसेट है। समटाइम्स सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं अपन, तो वो इंटेंजिबल के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो यहाँ फिक्स एसेट में मान के चलूंगा। फिक्स एसेट के अंदर ही दो टाइप के एसेट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो आपका अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा भी है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द डिमिनिशन बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। तो सबको पता होगा डेप्रिसिएशन जो है डिमिनिशिंग मेथड में बुक वैल्यू से कैलकुलेट किया जाता है, ना कि स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू नहीं होता, ओरिजिनल बुक से अपन तब करते जब अपन एसएलएम लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। नेक्स्ट करते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम, सॉरी डबल अकाउंट सिस्टम। ये एक नया क्वेश्चन आ गया आपके पास। डबल अकाउंट सिस्टम, a different system of presenting account of public utility entities owns its origin to which country। तो ये बेसिकली आपका इंग्लैंड में फेमस है। हम लोग जो यूज करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम, और इंग्लैंड में जो यूज होता है वो है डबल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड 115th क्वेश्चन, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करता है? कल ही अपन ने बात करी थी इसके बारे में भी, कि जो बैंक एक स्टेटमेंट होता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, उसको वो बनाता है जो उसको मैनेज कर रहा है। अपने सुविधा के लिए आप बनाते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज। तो ये होता है टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और उसके फाइनेंशियल पोजीशन का रिलायबिलिटी की इन्होंने सही बनाया है या नहीं बनाया है, उसके लिए होता है। द वर्ड ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अडॉयर। लैटिन का एक वर्ड है अडॉयर, उससे ये डिराइव हुआ है। इसको मैंने कल किया भी था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ टाइप ऑफ वाउचर। तो कौन सा एक टाइप ऑफ वाउचर है? तो देखिए यहाँ पे सारी जो चीजें हैं आपके पास, वो सारे के सारे आपके टाइप ऑफ वाउचर में आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका परचेज रिक्विजिशन स्लिप हो। परचेज रिक्विजिशन स्लिप वो स्लिप होता है कि जब किसी कंपनी को कुछ चीज परचेस करनी होती है, तो अपने रिक्वायरमेंट को वो सामने भेजता है परचेसर के, जहां से वो परचेस करने वाले उनके पास, कि हमको ये चीज चाहिए, है ना। दूसरा परचेज इनवाइस, जब वो बना के भेजता है अकाउंट, जो जो ऑफिस है वहां से बन के जाती है, तो उसको परचेज इनवाइस कहते हैं। नेक्स्ट जो है गेट कीपर नोट। गेट कीपर नोट, जब गेट से कोई सामान अंदर या बाहर जाता है तो गेट कीपर अपना एक वाउचर बनाता है, गेट कीपर नोट वो होता है। उसके बाद बैंक पेइंग स्लिप। बैंक पेइंग स्लिप जो है, मतलब ये आपका जो आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव 1 2 3 4 आर करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अ, आपका व्हाट फ्रेमवर्क इज वेदर द ऑडिट, where the auditor prepare 1 second, auditor gives a true and fair report। कौन से फ्रेमवर्क के तहत? तो ये आपको पता होगा, फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो होता है उसमें ट्रू और फेयर का बात होता है। क्लियर। नेक्स्ट है टेस्ट टेकिंग रिड्यूस द वर्क ऑफ ऑडिटर, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो केवल वर्क ऑफ ऑडिटर रिड्यूस होता है, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। लायबिलिटी ऑडिटर के ऊपर बने रहती है। वो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क है उसको चेक कर ले, है ना, या फिर नहीं करे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी बनी रहेगी, और टेस्ट चेकिंग करता रहेगा, के बीच में चेक करता रहेगा। जैसे कंपनी में आप बीच बीच में जाते हो, ऑडिट करते रहोगे, तो टेस्ट चेकिंग से आपका क्या होगा? आपका वर्क रिड्यूस होगा। या तो चाहो तो आप साल के आखिरी में आके पूरा का पूरा ऑडिट एक ही दिन में निपटा दो, है ना।
लेकिन लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू, ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, द सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये सारी फैक्चुअल चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, कल अपन ने बात भी की थी इसके बारे में, कल के इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझ लो 2-3 क्वेश्चन हो गए जो रिपीट हो गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैंने बोला था, वहां पे लिखा हुआ था मैनेजमेंट। ठीक है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले चाहे मैनेजमेंट बोले, मतलब एक ही होता है। अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं, चाहे मैनेजमेंट भी बोल देगा तो भी, क्योंकि जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, दे आर नथिंग एल्स बट द मैनेजर ऑफ कंपनी। Question number 124 is saying that what is the maximum limit of companies for an individual auditor to audit under section 144 subsection 3 clause G of Companies Act 2013। तो इसमें नंबर ऑफ ऑडिट जो वो कंडक्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर इसमें पीरियड में, तो वो 20 है। ठीक है, तो 20 कंपनी ज्यादा ऑडिट वो कंडक्ट नहीं कर सकता, 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट वो नहीं ले सकता ऑडिटर। कोई भी सीए फर्म में काम कर रहा होगा उसके लिए तो ये बहुत एक कॉमन सेंस होगा, लेकिन जो लोग नहीं काम करते, सीए के फर्म में काम नहीं किए हुए हैं, उनके लिए ये फैक्चुअल चीजें हैं, उनको याद रखनी पड़ेंगी। ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑडिट प्रोग्राम को प्रिपेयर कौन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिटर करता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ऑडिट प्रोग्राम कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है, ऑडिटर। ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर कौन करता है, ऑडिटर। एंड ऑडिट प्रोग्राम में इन्वॉल्व कितने लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो ऑडिटर और ऑडिट इसके जो असिस्टेंट होते हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के दो, मतलब उस पर्टिकुलर केस में ये वाला आंसर भी सही हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच विद द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फुली टैक्सेबल। तो आपका कमीशन, बोनस और लास्ट डियरनेस अलाउंस, ये आपके सैलरी के पार्ट होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो आपका टैक्सेबल नहीं होता, पार्टली। पार्टली कितना, 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से ट्यूशन फीस जो आप पे करते हैं उसका आपका टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपको कभी कभी ये आपको सेक्शन भी याद रखना पड़ जाता है, तो सेक्शन भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अंडर सेक्शन 80C इसके बारे में बात करता है। ठीक है, जब आप 80C कभी आपने इनकम टैक्स अगर भरा होगा तो आपको आइडिया होगा। 80C में हम जो चिल्ड्रन के लिए जो फी पेमेंट होती है ना, उसको जब हम लिखते हैं तो वहां पे हम इसको मेंशन करते हैं कि हम किसी बच्चे का फीस दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन। अब यहाँ पे ब्लैंक आ गया, एलिजिबल टू क्वालिफाई द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सेम क्वेश्चन है ना। तो ये है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, हम तो हमारे दो का कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता ही है, 2 से ज्यादा बच्चे होने पे बहुत सारे बेनिफिट बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक तरह का जीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकम इफेक्टिव इन होल इंडिया। तो आपको पता होगा 1 अप्रैल 1961 से ये इफेक्टिव है इंडिया में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेथनिंग इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो टैक्स प्लानिंग ही इकलौता ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए और हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिशियन ही बोलूंगा, पॉलिटिकल तो छोड़िए, तो इस सब सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, टैक्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 130, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन दी इनकम ऑफ। तो अगर कोई माइनर चाइल्ड है, आजकल यूट्यूब से बच्चे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा पैसा कमा लिया, तो उसकी इनकम को कहाँ ऐड करेंगे, क्या वो खुद भरेगा, मम्मी के में भरेगा, या पापा के अकाउंट में इनकम टैक्स अपना पे करेगा। तो देखिए, जिसका भी इनकम ज्यादा होगा, मम्मी का चाहे पापा का, उसके इनकम में इस बंदे की इनकम को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, whose income is higher whose income is higher will be added to माइनस इनकम। ठीक है, तो यह ये हो गया 130, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आपके हो गए आज के।
थैंक फॉर द सेशन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगेन अगेन बोल रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी शेयर हो चुका है, कल का भी शेयर हो चुका है, आज का भी शेयर हो चुका है, और सारे ईएमआरएस के पेपर जो हुए हैं अभी, उसका भी पीडीएफ आपको शेयर हो चुका है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।